सुबह का 5वां पहर था। बसेरा गांव की गलियां ओस से भीगी हुई थीं। सड़कें कच्ची थीं। किनारे पर सफेद गायें चुपचाप बैठी हुई थीं। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में घुली थी। कोयलों की कूक बीच-बीच में इस सन्नाटे को मीठा बना रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चौपाल थी। चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। बीच में एक चबूतरा और कुछ बेंचें। वहीं बैठा था रामेश्वर और वहीं पास में बैठा था विनोद। कुछ चिंता, पर चेहरे पर स्थिरता थी। एक पुराना बही खाता उसकी गोद में रखा था। लाल स्याही से कुछ हिसाब किताब लिखा जा रहा था। अबे विनोद, तूने फिर देरी कर दी रे। आज भी तू वही अधूरा बही खाता लेकर बैठा है। अरे छोड़ ना यार, आज मौसम कितना सुहाना है। ऐसे में काम का क्या ही सोचें। चाय पी, बैठ, जिंदगी को जी। ये काम वाम करके क्या फायदा। एक ना एक दिन तो सबको मर ही जाना है। फिर ये काम वाम याद नहीं आएगा। सिर्फ एक बात याद आएगी कि हमने जिंदगी के कितने मजे लिए थे। जिंदगी को जीना अच्छा है विनोद, पर ये जो तू हर दिन टाल रहा है ना, यही जिंदगी तेरे साथ एक दिन फैसला करेगी। और फिर एक समय के बाद जो तू सोच रहा है ना कि जिंदगी मजा ही मजा है, वही तेरे लिए सजा बन जाएगी। तू तो हर चीज में ज्ञानी बन जाता है यार। जरा देर से ही सही काम तो करता हूं मैं। कला है मुझ में, दुनिया तारीफ करती है मेरी। हुनर तो हीरा होता है भाई, लेकिन अगर उसे समय पर ना तराशा जाए तो वही हीरा धूल में दबा रह जाता है और एक समय के बाद मिट्टी के साथ समुद्र में बह जाता है और किसी को उसका पता नहीं चलता। वही पास ही बैठे हैं लल्लू काका, जो गांव के नाई थे। बिल्कुल सही कहा बेटा रामेश्वर। और विनोद, तू जितना अच्छा खटिया बनाता है, उतना ही बुरा है तेरे वक्त समझने का हुनर। जिंदगी कब हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। विनोद कुछ नहीं कहता और शांत हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं थोड़ी चुभन महसूस करता है। कुछ देर में विनोद वहां से उठकर घर चला आता है। विनोद का घर एकदम देशी मिट्टी का बना था। छत पर सूखी पुआल बिछी थी और दीवारों पर कुछ तस्वीरें थीं। भीतर उसकी माँ खाना बना रही थीं। चूल्हा तेज आंच से जल रहा था। माँ, आज वो ग्राहक आया था क्या? ग्राहक तो रोज आता है बेटा, और तू उसका काम कब तक पूरा करके देगा? तेरा काम कब पूरा होगा बेटा? वो चौकी पिछले हफ्तों से अधूरी पड़ी है। लोग इंतजार करते हैं, पर तू नहीं सुधरता। भैया, कल स्कूल में मास्टर जी ने भी एक बात बोली थी, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। और जैसी तुम्हारी आदत है, मुझे लगता है तुम्हें यह बात जानने की बहुत आवश्यकता है। अरे छोटी, तू भी अब मास्टरनी बन गई है क्या? कम से कम तू तो अपने भाई को समझ। बेटा, घर में तंगी बढ़ रही है। जब तक तेरा हुनर केवल शोभा बनकर रहेगा, पेट नहीं भरेगा। काम को समय पर करना सीख ले, वरना बहुत पछताएगा। अभी तो जिंदगी पड़ी है माँ, धीरे धीरे सब सीख लूंगा। अभी तो मेरे पास बहुत समय है। धीरे धीरे जीने वालों को जिंदगी कभी जल्दी नहीं देती बेटा। हमें यह भी नहीं पता कि कल हम सूरज देख पाएंगे या नहीं। और तुझे लगता है हमारे पास बहुत समय है? यह सुनकर विनोद चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के चौक पर रामेश्वर की दुकान लग चुकी थी। लकड़ी का छोटा तख्त, उसके ऊपर औजार करीने से रखे हुए हैं। एक कोने में बनी रखी अलमारी और एक किनारे पर बनी हुई एक सुंदर मूर्ति रखी हुई है। आप रामेश्वर जी हैं क्या?
जी, मैं ही रामेश्वर हूँ, लेकिन आप कौन? जी, आप मुझे कैसे पहचानोगे? मैं शहर से आया हूँ। मैंने आपके द्वारा बनाई गई वस्तुएं देखी हैं और शहर में बहुत चर्चा सुनी है। इसीलिए मैं आपसे 2 अलमारी बनवाने आया हूँ। जी साहब, 8 दिन में तैयार कर दूंगा। बस आप एक बार माप बता दीजिए, मैं समय पर पहुंचा दूंगा। आप गांव में रहकर इतनी सलीके की चीजें बनाते हैं। यह समय की पाबंदी बहुत कम लोगों में होती है। काम से ज्यादा जरूरी होता है समय, क्योंकि काम तो हम फिर से कर सकते हैं, पर जो समय चला गया तो वह वापस नहीं आएगा। ग्राहक मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। पास खड़ा विनोद दूर से सब देख रहा है। उसकी आंखों में हल्की सी जलन है और थोड़ी सी बेचैनी भी। गांव में एक दिन बात फैल जाती है कि शहर की बड़ी दुकान ने 10 खटिया और 5 मेजों का ऑर्डर दिया है। तभी गांव का ठेकेदार रामेश्वर और विनोद दोनों को बुलाता है। आप दोनों के काम के चर्चे शहर तक पहुंचे हैं। 2 हफ्तों में माल चाहिए। हमें वक्त की बहुत कद्र करनी होगी। आपका भरोसा नहीं टूटेगा साहब। वक्त से पहले आपको काम मिल जाएगा। साहब, जैसे ही लकड़ियां आएंगी वैसे ही मैं आपको काम करके दे दूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठेकेदार थोड़ा संदेह से देखता है, लेकिन वह हाँ कह देता है। रामेश्वर उसी दिन लकड़ी मंगवा लेता है, लेकिन विनोद कहता है कल मंगवाएंगे। फिर वो कल कई बार आता है, पर लकड़ी नहीं। गांव की सुबह अब रोज की तरह शांत नहीं थी, क्योंकि आज वही दिन था जब रामेश्वर और विनोद को अपना अपना काम दिखाना था। रामेश्वर और विनोद एक जगह पर इकट्ठे हुए और कुछ ही देर बाद ठेकेदार भी वहां पर आ जाता है। तो बताओ रामेश्वर और विनोद, तुम दोनों को जो काम दिया गया था, क्या वह पूरा हो गया है? जी, मेरा काम पूरा हो चुका है। अगर आप अभी बोले तो मैं अभी लाकर आपको दे सकता हूँ। और विनोद तुम? जी, वह लकड़ियां ही नहीं मिली मुझे। विनोद के इतना कहते ही ठेकेदार समझ जाता है कि विनोद ने कुछ काम नहीं किया है। इसलिए वह बाकी का बचा हुआ काम भी रामेश्वर को दे देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद काका रामदीन और रामेश्वर साथ में बैठे हुए थे। तभी वहां गांव का मुखिया आता है, लक्ष्मण भैया। चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें, लेकिन आंखों में उम्मीद। रामेश्वर भाई, एक बड़ी खबर है। जिला कार्यालय से फर्नीचर बनाने का ठेका आया है। पंचायत भवन, पाठशाला और आंगनवाड़ी के लिए। क्या आप सच कह रहे हो भैया? फिर तो मुझे अभी से काम पर लगना पड़ेगा, ताकि मेरे काम से किसी को शिकायत ना हो। बड़ा नहीं, यह तो किस्मत का दरवाजा है जो हम लोगों के लिए खुला है। जैसे ही खबर फैली, पूरा गांव सिहर गया। कुछ लोगों की आंखों में चमक आई, कुछ की सांसें तेज हुईं और गांव के 2 सबसे बेहतरीन कारीगरों के नाम आए, रामेश्वर और विनोद। दोनों का हुनर कमाल का था। दोनों की पहचान में बस फर्क कितना था। एक समय का पक्का, दूसरा कल परसों का भक्त। दोनों को ही काम मिलेगा, लेकिन समय तय रहेगा। 15 दिन। एक टेबल, कुर्सियां, अलमारियां। जो समय से पहले देगा उसे आगे भी ठेका मिलेगा। रामेश्वर उसी शाम लकड़ी मंगवाने शहर चला गया। वापस आते ही मजदूरों से बात की, प्लान तैयार किया। ये काम सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये मौका है अपने गांव का नाम ऊपर उठाने का। और विनोद, उसे भी साथ लाना होगा, वरना वह फिर से पछताएगा। इतना बोलने के बाद रामेश्वर विनोद के घर जाता है, लेकिन विनोद घर पर नहीं होता। इसलिए वह उसकी माँ से कहता है, माँ जी, आपको तो विनोद ने बताया ही होगा।
कि हम लोगों को पंचायत भवन का काम मिला है और यह एक बहुत बड़ा मौका है अपने गांव का नाम ऊपर उठाने का। इसलिए मैं चाहता हूं कि विनोद और मैं हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें। सच में बेटा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, लेकिन विनोद ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। लेकिन चल कोई बात नहीं, जब वह आएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि रामेश्वर आया था। दोपहर थी, धूप जरा झुलसाने वाली। तभी विनोद घर पर आता है और पलंग पर बैठ जाता है। वहीं पास में ही उसकी माँ बैठी हुई थी। भैया, एक बात पूछूं? हाँ पूछना, तू भी कुछ कहे बिना रह थोड़ा ही सकती है। तुम हर बार कल कल क्यों कहते हो? आज क्यों नहीं कहते? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे कल के चक्कर में दुनिया तुम्हारा आज तुमसे छीन ले। लड़की सही कह रही है विनोद, जिन भी हर किसी को रोज रोज मौका नहीं देती। विनोद यह सब बातें सुनता है और घर से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रामेश्वर की दुकान पर दिन रात काम चल रहा था। मजदूर लकड़ी काट रहे थे, पॉलिश हो रही थी, हर एक टुकड़ा नाप कर बन रहा था। तभी विनोद वहां से गुजरता है और टिटौली करते हुए बोलता है, अरे रामेश्वर, तू तो ऐसे काम पर लगा है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री तू ही चला रहा है। इतना भी क्या पागलपन? अभी 2 दिन और है ना तेरे पास। 2 दिन तेरे लिए बचे हैं विनोद, मेरे लिए तो 2 दिन कम है, क्योंकि मुझे हर पल मेरा नाम भविष्य में गढ़ना है। तू तो अब कलेक्टर जैसी बातें करने लगा है रे। लेकिन एक बात बता, इतनी जल्दी में क्यों है? अभी राजा ने तलवार थोड़े मांगी है। तभी रामेश्वर बोलता है, जिसने लोहे को समय पर नहीं गढ़ा वो तलवार क्या कील भी नहीं बना पाया है। विनोद थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन कहीं अंदर वो शब्द चुभ जाते हैं। रात का वक्त था, घर में अंधेरा, तेल का दिया जल रहा था। वहीं पास में माँ और चंपा बैठे हैं। बेटा, अब की बार अगर तेरा काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो त्योहार में हम कपड़े नहीं ले पाएंगे। और चंपा भी कह रही थी कि उसे नई किताबें चाहिए। अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? सब हो जाएगा, अभी तो समय है। समय तो है, पर तू उसे समझे तब ना। जिस दिन समय तुझसे रूठ गया ना बेटा, उस दिन माँ का आंचल भी छोटा पड़ जाएगा तुझे छुपाने के लिए। दिन तय था। दोनों कारीगरों को पंचायत भवन में काम पहुंचाना था। रामेश्वर सुबह ही तैयार था। वह सारा सामान मजदूरों संग भेज देता है। विनोद आधी खटिया लेकर पहुंचा। एक की टांग टूटी, दूसरी बिना पॉलिश। विनोद, ये क्या मजाक है? हमें पंचायत की शान बनवानी थी और तुमने मजाक बना दिया। आपसे सारे काम सिर्फ और सिर्फ रामेश्वर को ही मिला करेंगे। इतना सुनकर विनोद वहां से चला जाता है। उतने ही रास्ते में उसे रामेश्वर मिल जाता है। मैं चाहता था कि हम दोनों का नाम हो, लेकिन शायद वक्त को समझने के लिए वक्त चाहिए, जो तेरे पास नहीं था विनोद। रात का समय, विनोद अकेले बैठे हैं अपने आंगन में। आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। मैंने सबको दोष दिया, पर कभी अपने टालने की आदत पर सवाल नहीं उठाया। वक्त हर रोज आता था मेरे पास, लेकिन मैं कहता था कल आना। ऐसा क्यों किया मैंने? लेकिन बस अब मुझे यह टालने की आदत छोड़नी ही पड़ेगी। अगले दिन शाम का समय था। गांव की गलियों में धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था।
बच्चे खेलते खेलते लौट चुके थे और चूल्हों से उठता धुआं अब आसमान में मिल रहा था। विनोद अपने आंगन में अकेला बैठा था। उसके सामने आधी बनी खाट पड़ी थी और पास ही लकड़ी का टुकड़ा जो अब काम का नहीं रहा था। चंपा चुपचाप खाना परोसकर अंदर चली गई। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस दिए की लौ के नीचे बैठी हुई है। और तभी विनोद अपने आप से कहता है, आज घर की थाली भरी है, पर बातों भी भूख लगी है। पहले माँ डांटती थी, अब खामोश है। शायद ये खामोशी उस प्यार भरी डांट से भी ज्यादा डरावनी है। वह वहां से उठकर अंदर जाता है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, माँ, मुझसे नाराज हो क्या? नाराज नहीं बेटा, अब तो बस आदत हो गई है तेरे टालने की। अब नाराज होना भी थक गया है। मुझे माफ कर दो माँ, वह मेरी भूल थी। मैं उस समय को समझ नहीं पाया। बेटा, माफी से ज्यादा जरूरत है अब बदलाव की। अगर तू अब समय को समझ चुका है तो उसे सही काम में लगा, उसे अब व्यर्थ मत कर। दूसरे दिन सुबह गांव में नया नोटिस चिपका था। जिला परिषद ने अब रामेश्वर को स्थायी ठेका दिया है। रामेश्वर दुकान के बाहर खड़ा था, लेकिन चेहरा गंभीर था। बधाई हो रामेश्वर, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है रे। काका, बड़ा वही होता है जो अपने साथ सबको लेकर चले। मैं चाहता था कि विनोद भी इस राह पर चले, लेकिन कुछ लोग तभी सीखते हैं जब समय और जिंदगी उन्हें ठोकर मारती है। गेहूं का पोरा आधा बचा है, तेल खत्म हो चुका है, अब उधारी भी आंखें दिखाने लगी है। पापा नहीं है, भैया ही सहारा है, लेकिन भैया का समय तो कभी आता ही नहीं है। विनोद ने ये सब सुना और इस बार उसे बहुत दुख हुआ और ये बात उसके सीधे भीतरी मन पर लग गई। उसने अपनी अधूरी चौकी की ओर देखा और कहा, अब ये अधूरी नहीं रहेगी। अब मेरा वक्त चलेगा, ना कि मेरी टाल मटोल। गांव में एक और मौका आया। ब्लॉक कार्यालय से आई डिमांड 10 कुर्सियां और 5 अलमारियां सिर्फ 7 दिन में। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। अगर विनोद साथ दे तो शायद संभाल सकते हैं। उस पर अब भरोसा? पिछली बार याद है ना उसने क्या किया था? वो टूटा है, शायद अभी गढ़ा जा सकता है। आप उसे एक बार मौका देकर तो देखिए। विनोद को जब बुलावा मिला, वो चौंक गया, पर इस बार उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी पुरानी बैलगाड़ी निकाली और लकड़ी खरीदने चला गया। अब ना देरी होगी ना बहाने। ये आखिरी मौका है शायद, और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। विनोद ने काम शुरू किया। वह अब सुबह 5 बजे उठ जाता था और काम जल्दी देने के लिए वह सुबह ही सारी लकड़ियां काट देता था। जब उसकी माँ ने देखा तो वह बहुत खुश हो जाती है और वह विनोद के पास जाती है और एक बात कहती है, तू कितना बदल गया है मेरा बेटा। काश ये बदलाव कुछ साल पहले आ जाते तो आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तू यूं ही मेहनत करता रहे, तुझे सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ ही देर बाद तेज बारिश आ जाती है। तभी विनोद की माँ और विनोद दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं और कुछ ही देर बाद रामेश्वर विनोद के घर आता है और कहता है, विनोद, तुझे मैं क्यों नहीं छोड़ता पता है? क्योंकि तू अपने आप को माफ नहीं कर पाया और मैं तुझे टूटने नहीं देना चाहता। चल, मिलकर हम दोनों काम करते हैं। इतना सुनते ही विनोद काम के लिए हाँ कह देता है और दोनों मिलकर काम करने लगते हैं।
दोनों ही लकड़ियाँ काटते हैं, नई लकड़ियाँ मंगवाते हैं। इसी तरह वह दोनों अपना काम पूरा कर लेते हैं। वह सामान लेकर सीधा पंचायत भवन पहुंचते हैं। विनोद और रामेश्वर का सामान था, पूरा, सुंदर और वक्त से पहले। ये तुम दोनों ने किया है, वो भी एक साथ? वाह, क्या बात है। नहीं भैया, ये विनोद ने अपने अंदर के सालों से सोए हुए इंसान को जगा दिया है। मैं तो बस साथ खड़ा रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे नहीं भैया, यह काम हम दोनों ने मिलकर किया है। यह तो रामेश्वर का बड़प्पन है। शायद वह अपना नाम नहीं बताना चाह रहा है। वहां पर सामान पहुंचाने के बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं और एक जगह जाकर विनोद रामेश्वर से कहता है, मैंने जो खोया वह लौट नहीं सकता, पर अब जो मैंने तुम्हारी वजह से पाया है उसे गंवाने नहीं दूंगा। और मैं इस बात से माफी मांगता हूँ कि मैंने तुझे कभी अपने समान नहीं समझा। भाई, पछतावा वो नींव है जिससे इमारत बनती है। अगर वक्त रहते उस पर काम कर लिया जाए तो वह इमारत बहुत शानदार बनती है। और तू ये कैसी बातें कर रहा है? दोस्ती में माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहा है। गांव की सुबह अब बदल चुकी थी। वो आंगन जिसमें एक समय चुप्पी पसरी रहती थी, अब वहां लकड़ी की महक थी। विनोद सुबह 5 बजे उठ जाता, फिर अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंच जाता और उसकी माँ हर रोज एक बात कहती थी, आज मेरा बेटा नहीं, मेरी उम्मीद जागी है। अब विनोद सिर्फ खाट या मेज नहीं बनाता था, वो लकड़ी में सांसें भरता था। हर डिब्बा, हर चौकी जैसे अपनेपन से बनी हो। तभी एक दिन गांव के ही पास का एक ग्राहक आता है और कहता है, भैया, आपके हाथों की कारीगरी बहुत सुनी थी, लेकिन आज देखा तो सच में लगा कि आपके हाथों में तो बरकत है, बरकत। क्या आप हमारे स्कूल के लिए कुर्सियां बना सकते हैं? कुर्सियां ही नहीं साहब, बच्चों के सपनों के लिए तख्तियां बनाऊंगा, तख्तियां। आपको वक्त पर मिल जाएंगी, वादा रहा। एक दिन विनोद और रामेश्वर दोनों साथ बैठे हुए थे, आपस में गपशप लड़ा रहे थे। तू तो अब बदल गया है यार। पहले हर बात पर डांटता था, अब चुप क्यों रहता है? क्योंकि अब तुझे शब्दों की नहीं, भरोसे की जरूरत है। तू सीख गया है कि अब बस मुझे चलते रहना है। चलना ही तो सबसे मुश्किल होता है रामेश्वर। बदल जाना आसान था, लेकिन अब हर रोज खुद को बदलते रहना, यह असली लड़ाई है। एक शाम माँ ने विनोद को बुलाया। छोटा सा संदूक खोला जिसमें कुछ पुराने सिक्के और पिताजी की तस्वीर थी। तेरे पापा भी मेहनती थे बेटा, लेकिन उन्होंने कभी भी वक्त से लड़ना नहीं सीखा। तूने ये सीख लिया। अब इस घर में वक्त भी रुक कर देखता है। माँ, तूने जो सहा उसका हिसाब नहीं दे सकता मैं, लेकिन वादा करता हूँ अब से तू कभी सोच कर नहीं जिएगी, बस मुस्कुरा कर जिएगी। एक दिन शहर से 2 लोग आए, साफ कपड़े, चमचमाते जूते। हम शहर की फर्नीचर कंपनी से हैं। आपके काम की चर्चा पहुंची है वहां तक, इसलिए हमें 50 टेबल और 50 कुर्सियां चाहिए, वो भी 2 हफ्तों में। मैं काम लूंगा, लेकिन वादा तभी करूंगा जब हर चीज समय पर मिले। अब मैं वक्त से बड़ा कोई काम नहीं मानता। ठीक है, आपको सभी सामान और पेमेंट समय पर मिल जाएगी। शहर से एडवांस पेमेंट आई, पहली बार 25,000 रुपया नकद। भैया, इतना सारा पैसा? अब से तू ही इस घर का मालिक है बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मालिक वही होता है जो संभाले और बहके नहीं। विनोद का सालों पुराना दोस्त बबलू
जब उसे यह पता चलता है कि विनोद अब पैसे कमाने लगा है, तो वह विनोद के पास आता है और कहता है, अरे विनोद, अब तू बड़ा आदमी हो गया है रे। चल चल शहर चलते हैं, थोड़ा शहर में मस्ती करेंगे और फिर तू आकर काम कर लियो। वैसे भी काम थोड़ा कहीं भागा जा रहा है। शहर का पैसा मेरी मेहनत का फल है बबलू। मैं उसे आदत में नहीं, आदर्श में बदलूंगा। एक दिन विनोद सुबह देर से उठा, थकान ज्यादा हो गई थी। उसे पुराना कल कर लेंगे वाला भाव सताने लगा। भैया, आज तूने छेनी नहीं उठाई? अरे छुटकी, इतने दिनों से आराम नहीं किया था तो थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए आज थोड़ा ज्यादा ही सो लिया। आराम जरूरी है बेटा, लेकिन याद रख, तूने आराम से भरी जिंदगी नहीं चुनी थी, तूने सम्मान से भरी जिंदगी चुनी थी। माफ करना माँ, पैसे आने की वजह से मैं थोड़ा आराम करने लगा था, लेकिन इस बार मैं गिरूंगा नहीं और ना ही पीछे हटूंगा। रात का समय है। विनोद घर के बाहर बैठा हुआ है और आसमान की तरफ देखकर बोलता है, ओ समय, तूने मुझे बहुत सताया, लेकिन अब मैं तुझसे भागता नहीं, तेरे साथ चलना सीख गया हूँ। तू चलेगा, मैं भी चलूंगा, बिना पीछे देखे, पूरे सम्मान से। बसेरा गांव का नाम अब जिले में गूंजने लगा था। स्कूलों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक विनोद का बना फर्नीचर रखा गया था। उसी दिन शहर से कंपनी के कुछ और लोग आए। सेथ एंड सन्स फर्नीचर्स, एक बड़ी कंपनी, विनोद को पार्टनर बनाना चाहती थी। ऑफर था, विनोद का नाम, विनोद की कारीगरी सब कंपनी के नाम पर छपेगी और इसका उसे कुछ हिस्सा मिला करेगा। बधाई हो दोस्त, अब तेरा नाम सिर्फ इस गांव में ही नहीं, पूरे देश में जाना जाएगा। कंपनी ने विनोद को एक बड़ा ऑर्डर दिया। 1000 कुर्सियां, 300 टेबल, पूरा काम 30 दिन में। मजदूर रखे गए, लकड़ी मंगवाई गई, काम जोरों से शुरू हुआ। इस बार बबलू फिर आया। अब तू तो बड़ा आदमी हो गया है रे। क्यों ना मैं तेरा मैनेजर बन जाऊं? हिसाब में रख लूंगा, तू बस काम पर ध्यान दे। तूने मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, लेकिन अब मैं अकेले सब नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुझे काम पर रख लेता हूँ, पर एक भी गलती नहीं चलेगी। काम तेजी से चल रहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद लकड़ी की क्वालिटी में फर्क आने लगा। भैया, ये लकड़ी तो कमजोर है, कहाँ से आई है ये? अरे सब चलेगा, ग्राहक कौन देखता है इतना, तू बस काम कर, चल। तभी विनोद ये है सारी बातें सुन लेता है और कहता है, बिल वापस दिखा, कहाँ से आई ये लकड़ी? वो तो मैंने थोड़ा सस्ता माल ले लिया, मुनाफा बढ़ाने के लिए। तूने अपनी लालच की वजह से मेरी इज्जत गिर भी रख दी। ये मेरे नाम से जाएगा, और अगर एक भी कुर्सी टूटी तो मेरा संघर्ष भी टूट जाएगा। तभी उसने कंपनी में फर्नीचर जाने से रोक दिए, जिस वजह से कंपनी से एक संदेश आता है, अगर तुम हमें फर्नीचर समय पर नहीं दोगे तो हम तुमसे मुआवजा भरवाएंगे। मुआवजा तो मैं भर दूंगा, लेकिन झूठी डिलीवरी से मेरे गांव का नाम मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। जब ये बात रामेश्वर को पता चलती है तो वह विनोद के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ विनोद? मैंने सुना है कि... हाँ रामेश्वर, तुमने सही सुना है, मैं गिर गया हूँ, लेकिन उठते वक्त अब मैं किसी के कंधे पर नहीं, अपनी रीढ़ पर खड़ा होना चाहता हूँ। विनोद ने काम रोक दिया था।
और सारा नुकसान अपने सिर ले लिया था, जिस वजह से घर में पैसों की तंगी फिर आ गई थी। बेटा, ये अब तेरे लिए है। जब तू टूटा था तब तूने खुद को बनाया। अब जब काम टूटा है तो उसे फिर से तू बना सकता है। कुछ लोग कहने लगे थे कि विनोद का नाम डूब गया। इतना पैसा आया और चला गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जो गिरकर उठे वही असली कारीगर होता है। रामेश्वर ने मजदूर बुलवाए। विनोद ने फिर से कुल्हाड़ी उठाई। विनोद ने खूब मेहनत की, अपना नाम फिर से बनाया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लोग विनोद को उसके काम से जानने लगे। मुसीबत हमेशा आती है, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें लगती है। बस कुछ सही लोगों का साथ और थोड़ी सी हिम्मत और फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन वक्त कभी नहीं रुकता, इसीलिए वक्त की कीमत करना सीख लो, क्योंकि नाम, काम, पैसा सब चला जाए तब भी उसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन जो वक्त एक बार चला जाए वापस नहीं आ सकता। इसीलिए वक्त की कदर करो, क्योंकि वक्त उसी की कदर करता है जो उसकी कदर करता है।